हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी कॉमर्स में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लीडरशिप स्टाइल इन विच ग्रुप मेंबर्स आर अलाउड टू कैरी आउट देयर वर्क फ्रीली इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं फ्री रेन, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक या फिर पैटर्नलिस्टिक। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्री रेन। फ्री रेन एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ आर फ्री टू डू देयर वर्क। यहाँ पे जो वर्किंग है वो टोटल एम्प्लॉय के हाथ में होती है। एम्प्लॉय डिसाइड करता है क्या करना है, क्या काम करना है और किस तरीके से उसको किया जाएगा। द लीडर इन फ्री रेन ही एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या है कि लीडर जो भी रिसोर्सेज होगी, जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो उनको एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है और सारा वर्क अकॉर्डिंगली फ्रीली एम्प्लॉयज़ कैरी आउट करते हैं। यहाँ पे जो रेन शब्द है इसका मतलब होता है कि जैसे घोड़े की जो लगाम होती है, रेन का मतलब होता है यहाँ पे लगाम। तो जैसे जो घुड़सवार होता है, जो हॉर्स राइडर होता है, जब वो हॉर्स पे राइड करता है तो वो हॉर्स को पहले फ्रीली छोड़ देता है और वो हॉर्स आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही राइडर को ये लगता है कि हॉर्स गलत दिशा में जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो उस रेन को, उस लगाम को खींच लेता है। उससे वो घोड़ा, वो हॉर्स वहीं रुक जाता है। यही चीज़ यहाँ पर है कि एम्प्लॉय को फ्रीली छोड़ दिया जाता है, फ्रीली एम्प्लॉय काम करता है। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस, क्या काम करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें दे डिसाइड। बट वंस लीडर को ये लगता है कि जो एम्प्लॉय है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो उनको वहीं पर रोकता है और करेक्ट करता है। तो फ्री रेन, जिसको हम लेसेस फेयर भी कहते हैं। सभी स्टाइल्स को हम एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। तो 4 लीडरशिप स्टाइल्स की बात की गई है: फ्री रेन, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और पैटर्नलिस्टिक। तो देखिए सबसे पहले मीनिंग की अगर बात करें तो फ्री रेन में एम्प्लॉयज़ के पास कंप्लीट फ्रीडम होता है डिसीजंस लेने का और काम करने का। डेमोक्रेटिक लीडर वो लीडर होता है जो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपने एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है। यानी वो कोई भी डिसीजन बिना अपने एम्प्लॉयज़ के सजेशंस के नहीं लेता है, उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है। तीसरा ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब है तानाशाही करने वाला। ऐसा लीडर जो सारी पावर सिर्फ अपने हाथ में रखता है, सारा डिसीजंस अपने पास रखता है, कोई भी कंसल्टेशन वो एम्प्लॉय से नहीं करता है। जो उसको लगता है काम कराना है वो अकॉर्डिंगली काम कराता है, सिर्फ ऑर्डर्स देता है और एक्सपेक्ट करता है कि जो सबॉर्डिनेट्स है उसकी बात को माने। यानी दैट ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडर ओनली गिव्स ऑर्डर्स और एम्प्लॉयज़ को उसकी बात माननी पड़ती है और एम्प्लॉय के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, जो उसको सही लगता है वही करता है और मेनली प्रोडक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होता है एम्प्लॉय को इग्नोर करते हुए। और नेक्स्ट है पैटर्नलिस्टिक। इसमें जो लीडर है ही एक्ट्स एज अ गार्जियन, दैट मीन्स एक फादर फिगर की तरह होता है और वो जो भी डिसीजन लेता है वो एम्प्लॉय के बेस्ट इंटरेस्ट में लेता है। नेक्स्ट है कंट्रोल लेवल। तो फ्री रेन में देखिए बहुत कम कंट्रोल है जो लीडर है उसका। डेमोक्रेटिक में कंट्रोल है बट मॉडरेट लेवल पर होता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन किया जा रहा है। ऑटोक्रेटिक में बहुत हाई कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल एम्प्लॉय पर लीडर रखता है। पैटर्नलिस्टिक में भी हाई कंट्रोल होता है बट विथ केयर। नेक्स्ट एम्प्लॉय रोल। तो फ्री रेन में एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट होता है, डेमोक्रेटिक में पार्टिसिपेटिव होता है, ऑटोक्रेटिक में ओबीडियंट होता है, जो कहा जाएगा वो उसको करना पड़ेगा। पैटर्नलिस्टिक में डिपेंडेंट है लीडर पर लेकिन लॉयल होता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग देखिए किसके किसके हाथ में। तो फ्री रेन में एम्प्लॉय के हाथ में प्योरली डिसीजन मेकिंग होता है, इसीलिए ये फ्री रेन है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में डिसीजन एट लास्ट लीडर ही लेता है लेकिन बिना अपने एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कराए वो डिसीजन नहीं लेता है। यानी एक जॉइंट डिसीजन लिया जाता है बाय द लीडर एंड द टीम।
ऑटोक्रेटिक में देखिए सिर्फ लीडर डिसीजन लेता है, जो लीडर डिसाइड करेगा वही फाइनल होगा और वही सबको काम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है पैटर्नलिस्टिक। पैटर्नलिस्टिक में लीडर डिसीजन लेता है कीपिंग इन माइंड द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी, कि ये जो फॉर्म्स हैं लीडरशिप के, ये कब कब सूटेबल हैं। तो देखिए फ्री रेन तभी सूटेबल है जब आपका वर्कर या एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड हो और स्किल्ड हो, तभी आप उसके ऊपर सारे डिसीजंस छोड़ सकते हैं। डेमोक्रेटिक में क्रिएटिव और स्किल्ड होना चाहिए आपका एम्प्लॉय। ऑटोक्रेटिक में अर्जेंट सिचुएशंस, या हम कह सकते हैं कि जब आपका एम्प्लॉय या वर्कर अनस्किल्ड हो। अर्जेंट सिचुएशन इससे यहाँ यूज़ किया गया है क्योंकि ऑटोक्रेटिक आप बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लॉन्ग टर्म में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज़ करेंगे तो आपका एम्प्लॉय आपसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा और लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो सकता है उस केस में। इसलिए ऑटोक्रेटिक को जब ज़रूरी हो तभी यूज़ करना चाहिए। जो वर्कर्स होते हैं जो अनस्किल्ड हैं, उस केस में ऑटोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है। और पैटर्नलिस्टिक, जहाँ वेलफेयर ओरिएंटेड फर्म्स होती हैं वो इसको यूज़ करती हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय वेलफेयर पे फोकस किया जा रहा हो। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज। तो एडवांटेज देखिए, फ्री रेंज से आपको इनोवेशन और क्रिएटिविटी मिलती है। डेमोक्रेटिक से मोटिवेशन हाई रहता है। ऑटोक्रेटिक से जो आपका डिसीजंस हैं वो काफ़ी क्विक हो जाते हैं क्योंकि किसी से पूछा नहीं जाता है इसमें। और पैटर्नलिस्टिक में लॉयल्टी और ट्रस्ट मिलता है। वहीं डिसएडवांटेज देखें तो फ्री रेंज में लैक ऑफ डायरेक्शन है, यानी एम्प्लॉय को नहीं पता है कब क्या करना है, वो अपने हिसाब से चलते, तो कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन लीडर से उनको नहीं मिलता। डेमोक्रेटिक, चूँकि आपको अपने एम्प्लॉय से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना है, उससे पूछना है, तो इट टेक्स टाइम। ऑटोक्रेटिक डिसीजंस तो क्विक हैं लेकिन मोरल लो होता है क्योंकि एम्प्लॉय बहुत ख़राब फील करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुना जा रहा है या बस उन पे काम थोपा जा रहा है, उनसे काम कराया जा रहा है। इस केस में जो मोरल होता है उनका वो काफ़ी लो होता है। और लास्ट है डिपेंडेंसी। डिसएडवांटेज है पैटर्नलिस्टिक का, क्योंकि सही बात है लीडर जो है एज अ फादर फिगर, सारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर होती है, जैसा वो कहेगा वैसा करेंगे, जब जो वो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, दे आर लॉयल टुवर्ड्स हिम बट देयर इज़ फुल डिपेंडेंसी ऑन हिम। तो ये डिफरेंस है चारों स्टाइल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an arrangement of staff duties where no one person is allowed to record every aspect of transaction is called. ऑप्शंस हैं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट या फिर इंटरनल मैनेजमेंट। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनल चेक। इंटरनल चेक का मतलब है कि इस तरीके से डिवाइड करना ड्यूटीज़ को एम्प्लॉयज़ के बीच में कि कोई एक सिंगल पर्सन, नो सिंगल पर्सन कैन हैंडल ऑल दी ट्रांजैक्शंस। कोई एक सिंगल पर्सन कंप्लीट ट्रांजैक्शन को हैंडल नहीं करता है। और ट्रांजैक्शंस को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि हर किसी में वो डिवाइड हो और एक एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति चेक कर सके। दैट मीन्स इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि मान लीजिए 3 एम्प्लॉयज़ हैं तो ए का वर्क चेक हो जाएगा बी पर और बी का वर्क चेक हो जाएगा सी के पास। जहाँ ए का काम एंड होगा वहीं से बी का काम शुरू होगा और जहाँ बी का काम एंड होगा वहीं से सी का काम शुरू होगा। तो इस केस में जब ए का काम एंड होगा तो बी पहले चेक करेगा कि अब तक क्या काम हुआ है, फिर उस अकॉर्डिंग वो अपने काम में आगे बढ़ेगा और वैसे ही सी करेगा। तो अगर कोई मिस्टेक्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो वो वहीं पता चल जाएंगे। इससे एरर और फ्रॉड्स का पता चल जाता है, एक्यूरेसी बनी रहती है रिकॉर्ड्स की और एक क्रॉस चेकिंग मेंटेन रहती है। मान लीजिए ए है वो इनवॉइस बना रहा है, जो बी है वो मान लीजिए सेल्स को रिकॉर्ड करता है और जो सी है वो पेमेंट रिसीव करता है। तो यहाँ ये सब एक दूसरे के काम को चेक करेंगे क्योंकि कुछ कुछ काम जो टोटल वर्क था, इनवॉइस बनाना, सेल्स को रिकॉर्ड करना और पेमेंट रिसीव करना, वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और हर आदमी का अगले आदमी का काम तभी शुरू होगा जब पहले वाले का काम एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको ईजीली चेक किया जा सकता है और एक्यूरेसी मेंटेन की जा सकती है।
इसके अलावा और ऑप्शंस जो हैं, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है ओवरऑल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनल एक्टिविटीज़, जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं उसकी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब है वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ये जनरली जो एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो परफॉर्म करता है। द इंटरनल ऑडिट इज परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट है आपका इंटरनल मैनेजमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट का मतलब है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरी प्रोसेस होती है, जो पूरी एक्टिविटी होती है, इसी को इंटरनल मैनेजमेंट कहते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनल मैनेजमेंट की वो होती है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी या फिर रजिस्टर्ड कंपनी। तो देखिए, अ कंपनी विच इज incorporated by the special act of parliament or any state legislature is known as statutory company। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, statutory company। ये किसी स्पेसिफिक लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है। It is created by passing specific law and it is controlled by the provisions of that law। उस लॉ के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। तो जब कोई स्पेशल एक्ट बना करके पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट को पास करके किसी कंपनी को बनाया जाएगा तो उसको स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनी का यहाँ क्या मतलब होता है, जिसमें कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के हाथ में कम से कम अगर 51% शेयर है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। इसके बाद है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जनरल पब्लिक को इनवाइट करती हैं फॉर सब्सक्राइबिंग देयर शेयर्स। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। चूँकि पब्लिक कंपनी है तो यहाँ जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो 7 होंगे और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती है। गवर्नमेंट कंपनी में यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप BHEL का, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसके बाद है रजिस्टर्ड कंपनी। तो नाम से जैसे सजेस्टेड है, द कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड कंपनी। इसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी सभी इंक्लूडेड रहेंगे। तो स्टैट्यूटरी कंपनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती है। जो भी इसकी पावर्स होंगी और इसकी जो फंक्शंस होते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस, ये डिफाइंड होते हैं बाय द एक्ट। जो एक्ट में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी पावर्स और फंक्शंस होंगी और गवर्नमेंट ओनरशिप और कंट्रोल स्टैट्यूटरी कंपनीज पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। ऑप्शंस हैं बजटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स या फिर प्रॉफिट प्लानिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग का मतलब होता है फोरकास्टिंग द फ्यूचर, यानी फ्यूचर की जो चीज़ें हो सकती हैं उनको प्रिडिक्ट करना, व्हाट कैन बी डन इन फ्यूचर। इसमें देखिए आपका बजटिंग तो काम आएगा ही आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स भी काम आएंगे, प्रॉफिट प्लानिंग भी काम आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कोई बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बजटिंग का मतलब क्या है, तो बजटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। पहली बात, बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द बजट। बजट का मतलब है एस्टिमेट्स बनाना फॉर फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंसेस, estimates for future income and expenses, and most important thing is budget is prepared for a specific period। तो अगर टाइप ऑफ प्लान भी आपसे पूछे कि किस तरीके का प्लान है तो ध्यान रखिएगा बजट एक सिंगल यूज प्लान होता है
फ्यूचर ओरिएंटेड होता है बजट और ये क्वांटिटेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स बजट, जैसे एक कंपनी सेल्स बजट बना सकती है कि अगले साल में हम 10 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। दूसरा है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि पीएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, करंट डेटा और पास्ट डेटा को शो किया जाता है ताकि हम जो हमारी बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को पता कर सकें। तो यहाँ पर कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन हम नहीं कर रहे होते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, दे आर बेस्ड ऑन दी पास्ट डेटा। वो बेसिकली आपको पास्ट डेटा बता रहे होते हैं, कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर रहे होते। तो फोरकास्टिंग के लिए तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिक्स करना। फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का, तो ये फ्यूचर बेस्ड होता है। और लास्ट है प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग का तो यहाँ पे मतलब ही है एस्टिमेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, एस्टिमेट करना और उसी अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को प्लानिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है the principle from the options given below, select the one that is not related to the significance of principles of management। यानी कि जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। ऑप्शंस हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इनिशिएटिव या फिर अडेप्टेशन टू टेक्नोलॉजी। तो देखिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है कि एम्प्लॉय को इंकरेज करना कि वो अपने सजेशंस और आइडियाज़ दे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे। तो ये एक प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल ने दिया है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस नहीं है। बाकी तीनों इसकी सिग्निफिकेंस हैं, जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको बताता है कि कैसे हमको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए जो रिसोर्सेज है हमारे पास, मैन, मटेरियल, मनी, इनका, ताकि जो वेस्टेज है उसको हम अवॉइड कर सकें। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेरियस प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, वेरियस टेक्निक्स बताई गई हैं मैनेजमेंट में विच वुड हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, जो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जैसे आपका टेलर ने बताया हुआ है मेथड स्टडी, यानी कि जो एक बेस्ट मेथड हो उसका आप इस्तेमाल करिए, या फिर मेंटल रेवोल्यूशन, ये भी वन ऑफ द टेक्निक है जो टेलर ने बताई है विच कुड हेल्प इन इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस, क्योंकि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है उनके बीच के रिलेशंस अच्छे रहेंगे तो वो बेहतर काम कर सकते हैं। एंड लास्ट इज अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, बिकॉज प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स स्टैटिक होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। वी कैन चेंज द टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायर्ड थिंग्स एज पर द टाइम, एज पर द सिचुएशन। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल या फिर डिसीजन मेकिंग। तो देखिए यूनिटी ऑफ एक्शन आती है थ्रू कोऑर्डिनेशन, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, कोऑर्डिनेशन। इट इज़ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, ग्रुप एफर्ट्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट करना ताकि जो हमारी गोल है उसको हम पूरा कर सकें। सभी के एक्शन, सभी का काम एक डायरेक्शन में चले और सब लोग साथ मिल करके, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, लोग हैं, सब साथ में मिल करके इंटीग्रेशन के साथ काम करें। कोऑर्डिनेशन को ध्यान रखिएगा, इट इज़ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से फंक्शन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, या फिर ऐसा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो बाकी सारे फंक्शंस को बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है, तो वो भी कोऑर्डिनेशन होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन डेलिबरेट होता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के कोऑर्डिनेशन कराती है,
वॉलंटरी नहीं है कि हमें किसी का सपोर्ट करना है नहीं करना है, कोऑपरेट करना है नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेटली मैनेजमेंट कराती है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन कराना ही पड़ेगा। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सुपरविजन, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग दी एम्प्लॉयज़। कंट्रोल मतलब है आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, डेविएशन पता करना और अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शंस लेना। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है? चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न विथ। ऑप्शंस हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, असाइनिंग ऑफ टास्क या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। जो कंट्रोलिंग है उसका मेन जो वर्क है वो है, मेन जो कंसर्न है वो है परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी इवेल्युएट करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे किया गया है। कंट्रोलिंग में क्या होगा, एक स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस होगा उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। जो सबसे पहले जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाएगा इन द कंट्रोलिंग, देन उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाएगा। अगर कोई डेविएशंस हैं तो वो डेविएशंस फाइंड आउट किए जाएंगे, फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे उस डेविएशन को ख़त्म करने के लिए। तो हमें अगर कंपैरिजन करना है और डेविएशंस को करेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम परफॉर्मेंस को मेज़र करें। बिना परफॉर्मेंस को मेज़र किए आप आगे की प्रोसेस में नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा। यहाँ देखिए सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड एक पहला स्टेप ज़रूर है, लेकिन ये मेन फोकस कंट्रोलिंग का नहीं है। कंट्रोलिंग का मेन फोकस क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना और उसका कंपैरिजन करना। टास्क असाइन करना ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का पार्ट है, ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है ना कि कंट्रोलिंग का। और गोल्स डिटरमाइन करना ये प्लानिंग फंक्शन का पार्ट है, ये भी कंट्रोलिंग का पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा रिलेवेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शंस हैं लाइन, फंक्शनल, कमिटी, लाइन एंड स्टाफ। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा कमिटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो ये कमिटी है, ये मोस्ट डेमोक्रेटिक है। अगर सिंपलेस्ट पूछता है और ओल्डेस्ट पूछता है तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो चेन ऑफ कमांड फॉलो करती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, फिर मिडिल लेवल होगा, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा और एक चेन में, एक सिंगल चेन में अथॉरिटी फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है फंक्शंस के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना, फंक्शंस के बेस पे। जैसे वेरियस फंक्शंस हैं, जैसे प्रोडक्शन है, सेल्स है, फाइनेंस है, तो अकॉर्डिंगली जो जिस फंक्शन से रिलेटेड है उसको हम उसी फंक्शन के अंडर में रखते हैं। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन ये कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होती हैं। जब भी कोई जनरल डिसीजन लेना होता है या कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेना होता है उस केस में हम कमेटी बनाते हैं। कमेटी जो भी प्रॉब्लम होती है उस पर बातचीत करती है और किसी एक डिसीजन पर पहुंचती है। लाइन एंड स्टाफ का मतलब है कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके साथ एक स्टाफ यानी कि एक एक्सपर्ट को लगा दिया जाता है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर के साथ आप परचेज एक्सपर्ट को लगा दीजिए जो बताएगा कि रॉ मटेरियल कहाँ कैसे परचेज करना है, क्या बेहतर होगा। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो लाइन के हाथ में होती है। डिसीजन मेकिंग पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ लाइन मैनेजर। जो एक्सपर्ट होता है वो सिर्फ सजेशंस दे सकता है, मानना है सजेशंस या नहीं मानना है ये लाइन मैनेजर के हाथ में होता है, स्टाफ के हाथ में या एक्सपर्ट के हाथ में नहीं होता है। तो मोस्ट डेमोक्रेटिक अगर है तो आपका कमिटी है, सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट या फिर अगर पूछे मोस्ट ऑटोक्रेटिक
तो ऑटोक्रेटिक आपका यहाँ पर हो जाएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टुवर्ड्स गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट या फिर लीडरशिप। तो देखिए यहाँ बात किया जा रहा है इन्फ्लुएंस करने का एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लीडरशिप। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप है उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना लीडरशिप के थ्रू किया जा सकता है, ताकि जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। और इन्फ्लुएंस करके डेलिबरेटली काम कराना नहीं होता, बल्कि वो विलिंगली काम करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ, इस पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा प्लानिंग मतलब है फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना, गोल सेट करना, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, हु इज़ गोइंग टू परफॉर्म इट। तो एक आपका पहले से गोल सेट करना, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गोल्स सेट करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब है आपका कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, ताकि हम उसको इवेल्युएट करके जो भी डेविएशन से पता करके करेक्शन कर सके। और मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी जो काम है, वर्क है, उसको टाइमली विद मिनिमम कॉस्ट करवाना। बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस है आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केलर चेन प्रिंसिपल हैड बीन गिवन बाय F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, एल्टन म्यो या फिर मैक्स वेबर। तो देखिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेनरी फ्योल, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एंड ही इज गिवन 14 principles of management. F.W. Taylor, he is the father of scientific management and is famous for the management scientific techniques he has given, जैसे कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एल्टन म्यो, he is the father of human relations. मैक्स वेबर, he is the father of bureaucracy. तो देखिए यहाँ पर स्केलर चेन की बात की गई है, तो स्केलर चेन 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है जो कि हेनरी फ्योल ने दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केलर चेन क्या है, एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी बताता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में होगी। बुक्स में आपने इस तरीके से स्केलर चेन को देखा होगा। तो स्केलर चेन में क्या होता है, एक सिंगल लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो किया जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे देखिए टॉप लेवल है, लेवल 2 पे डिपार्टमेंटल हेड है, इसके बाद लेवल 3 पर सेक्शन इंचार्ज है, 4 पे सुपरवाइजर और 5वें पे वर्कर है। और लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी ज़रूरी होती है। स्केलर चेन इज स्ट्रिक्टली फॉलोड इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एज पर हेनरी फ्योल, इसमें स्केलर चेन को फॉलो करना ज़रूरी होता है। स्केलर चेन का यहाँ मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर ए को, जो कि टॉप लेवल पर बैठा है, उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है सुपरवाइज़र तक, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ए से इन्फॉर्मेशन, टॉप लेवल से इन्फॉर्मेशन लेवल 2 पे जाएगी, हेड के पास जाएगी डिपार्टमेंट के, तब सेक्शन इंचार्ज के पास जाएगी, उसके बाद ही सुपरवाइज़र तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। तो ये चेन सरपास नहीं किया जा सकता। अब चूंकि चेन सरपास नहीं हो सकती, तो ये जो चेन ऑफ कमांड है ये टाइम टेकिंग होती है। अगर जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसके लिए हेनरी फ्योल ने गैंग प्लैंक को सजेस्ट किया है, जहां पर जो 2 लोग सेम लेवल पर काम करते हैं, पीपल वर्किंग ऑन सेम लेवल कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन अर्जेंट केसेस। देखिए अर्जेंट केसेस में सेम लेवल पर काम करने वाले 2 लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि सुपरवाइज़र है, लेवल 4A, लेवल 4B के सुपरवाइज़र है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी गैंग प्लैंक तभी वर्क करता है जब 2 जो लोग हैं वो सेम लेवल पर काम करने वाले हों और क्विक कम्युनिकेशन करना हो, कोई स्पेसिफिक अर्जेंट ज़रूरी बात बतानी हो, ज़रूरी काम हो, तो उस केस में गैंग प्लैंक का यूज़ किया जा सकता है।
अगर आप हमारे लेक्चर्स के फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा PGT कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।